हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर। ये जो एग्ज़ाम था ये हुआ था 25 सितंबर 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें जो टोटल प्रश्न थे वो 200 के करीब थे। और इसमें जो आपको समय दिया गया था वो 2 घंटे का था। और आपको 2 घंटे में 200 प्रश्न करने थे। तो आज हम इसी क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे। कौन सा आंसर कैसे आया इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एलडीआर का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस डैश होता है जब विकिरित ऊर्जा उद्भासित होती है। मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। पूछा ये जा रहा है जो अपना एलडीआर होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, उसमें से जब लाइट क्रॉस होगी, जब उसमें से लाइट गुजरेगी तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या अफेक्ट होगा। तो जो एलडीआर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये उसमें से गुजरने वाली लाइट पे डिपेंड करता है। जब इसमें से ज़्यादा लाइट गुजरेगी तब इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। और जब इस पे लाइट नहीं पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब एलडीआर पे लाइट पड़ती है तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो घट जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, धारिता माइक्रोफोन यानी कैपेसिटेंस माइक्रोफोन किसके संसूचन के लिए उपयोग होते हैं। संसूचन यानी डिटेक्शन, या फिर कह सकते हैं कि किसी चीज़ को पता करने के लिए हम कैपेसिटेंस माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए था हार्ट रेट यानी हृदय गति, ऑप्शन बी था ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रभाव, और ऑप्शन सी था हार्ट साउंड यानी हृदय ध्वनि, और ऑप्शन डी था फुट प्रेशर यानी पाद दाब। तो कैपेसिटेंस माइक्रोफोन जो होते हैं इनका इस्तेमाल हार्ट साउंड यानी हृदय की ध्वनि ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा सबसे छोटा माप जो वर्नियर कैलिपर द्वारा संभव है। तो प्रश्न में वर्नियर कैलिपर का सबसे छोटा माप पूछा गया है। तो किसी भी स्केल का जो सबसे छोटा माप होता है वो उसका लिस्ट काउंट होता है। और लिस्ट काउंट हर किसी का अपना अलग अलग रहता है। जैसे अगर आपसे स्टील रूल का पूछ लिया जाए तो स्टील रूल का 0.5 mm होता है। और उसी तरह अगर आपसे माइक्रोमीटर का पूछा जाए तो उसका 0.01 mm होता है। तो इसका सही आंसर होना था ऑप्शन ए, लीस्ट काउंट या फिर अल्पमान। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके आकलन के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक हाइड्रोमीटर होता है और एक हाइग्रोमीटर होता है। जो हाइग्रोमीटर होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो हमारी एयर में कितना मॉइस्चर है इस बात का पता करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगर क्वेश्चन में हाइड्रोमीटर पूछा जाता तो इसका सही आंसर होता ऑप्शन डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। लेकिन इसमें हाइग्रोमीटर के बारे में पूछा गया है तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं मॉइस्चर का पता करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आरटीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन बी था, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, यानी ऑप्शन बी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी युक्ति ऊर्जा के एक स्वरूप को अन्य में रूपांतरित करती है। तो ये जो था ये ट्रांसड्यूसर था। ट्रांसड्यूसर बेसिकली होता क्या है, इसका जो इस्तेमाल होता है ऑडियो सिस्टम में करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत आसान है, थर्मोकपल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका हम इस्तेमाल भट्टियों का जो टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन दाब को प्रत्यक्ष रूप से माप सकता है। तो दाब यानी जो प्रेशर होता है उसको डायरेक्टली कौन माप सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोर्डन ट्यूब जो होता है उससे जो प्रेशर होता है उसको डायरेक्टली मापा जा सकता है।
तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पीएलसी प्रयुक्त होता है। पीएलसी का पूरा नाम होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर और इसका इस्तेमाल निर्माण और संचालन दोनों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। निर्माण और संचालन दोनों में पीएलसी का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, घरेलू ऊर्जा मापी होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जो घर में एनर्जी मीटर यूज होते हैं वो इंटीग्रेटेड टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी समकालक यंत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंटीग्रेटेड या फिर समकालन टाइप के यंत्र होते हैं एनर्जी मीटर। मीटर 3 तरह के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस तत्व का इस्तेमाल स्वचालित नियंत्रण प्रणाली में नहीं किया जाता है। यानी नीचे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है किसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम में नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दौलत यानी ऑसिलेटर। इसमें हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, सेंसर भी यूज़ होंगे कंट्रोलिंग सिस्टम में और एरर डिटेक्टर भी यूज़ होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एरर है या फिर कितना एरर है, वो हमारा एरर डिटेक्टर बताता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दौलत यानी ऑसिलेटर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, केबल ट्रांसफार्मर आदि का विद्युत रोधक प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। क्योंकि इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैगर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मैगर। मैगर का इस्तेमाल किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके उपयोग द्वारा एक एसी अमीटर के प्रसार को बढ़ाया जा सकता है। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन है, शंट और सीटी ट्रांसफार्मर। तो वैसे तो शंट का भी इस्तेमाल करते हैं हम एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की जो इसका सही आंसर उस पर दिया गया था वो था सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए अवस्था है, यानी ट्रांसफार्मर हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगी। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जब हमारे कॉपर लॉस जो होंगे वो हमारे आयरन लॉस के बराबर होंगे, तब हमारी ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होते हैं तब हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ग सी विद्युत रोधक सहन कर सकता है। तो इसका एक पूरा टेबल है जो आपको याद रखना चाहिए। ये होता है YAE और उसके बाद आएगा आपका BFHC। तो इस तरह से 90, 105 और इस तरह से पूरा एक टेबल है जो आपको याद रखना चाहिए। तो वर्ग सी का जो इंसुलेशन होता है हमारा, तो इसकी जो टेम्परेचर की जो सहने की क्षमता होती है वो 180 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, कुंडलित रोटर प्रेरक मोटर यानी जो वाउंडेड रोटर वाली इंडक्शन मोटर होती है के अवस्था में बल घूर्ण क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, रोटर का प्रतिरोध बढ़ने के साथ टॉर्क भी बढ़ता है। टॉर्क यानी बल घूर्ण बढ़ता है। जहाँ पे हमें हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम स्लिप रिंग मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है, उसके कारण मोटर का टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, रोटर प्रतिरोध बढ़ने के साथ बल घूर्ण यानी टॉर्क भी बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग है, यानी स्टेपर मोटर कहाँ यूज़ होती है। तो इसका जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर कंप्यूटर या फिर फैक्स मशीनों वगैरह में होता है, क्योंकि ये एक छोटी मोटर होती है और ये एक स्टेप में रोटेट होती है। तो इसका इस्तेमाल हम लिफ्ट वगैरह में तो कर नहीं सकते, कंप्रेशर में भी नहीं कर सकते, तो इसका इस्तेमाल होता है फैक्स मशीन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, डीसी मशीन का योक यानी बॉडी किसकी बनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कास्ट आयरन का।
तो एक बात आप ध्यान रख सकते हैं, जो छोटी मशीनें होती हैं उनकी कास्ट आयरन की बनी होती है, और जो बड़ी मशीनें होती हैं अधिक पावर की, अधिक एचपी की, तो वो कास्ट स्टील की भी बनी होती है। तो कॉपर की तो हो नहीं सकती, और कार्बन की भी नहीं होगी, और सिलिकॉन स्टील की भी उनकी बॉडी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेस केबल या फिर फलक केबल में। और साथ ही में आप एक चीज़ और भी याद रख सकते हो, अर्थ वायर में कभी भी फ्यूज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सी तो इसका कभी भी आंसर होना नहीं था, और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, सीबी यानी कॉमन बेस एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो था वो ऑप्शन ए था, 25% होती है कॉमन बेस की अधिकतम दक्षता। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन ए है, 25% कॉमन बेस की मैक्सिमम दक्षता होती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांजिस्टर में एनक्यूप्लेशन आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यांत्रिक शुद्धता को बढ़ाने के लिए। जो एनक्यूलेशन होती है ये की जाती है यांत्रिक शुद्धता को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यांत्रिक शुद्धता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्थिति नियंत्रण प्रणाली में निर्गत स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, लोड सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, लूप एंटीना का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। तो जो लूप एंटीना होता है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिशा को ज्ञात करने के लिए लूप एंटीने का इस्तेमाल किया जाता है, दिशा को ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिशा को ज्ञात करने के लिए लूप एंटीने का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा तत्व परिपथ में धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सर्किट में करंट के चेंज का अपोज करता है, उसका विरोध करता है। तो बहुत आसान है, जो प्रेरकत्व है यानी इंडक्टेंस, वो सर्किट में करंट के चेंजेस का विरोध करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया है, पी एन डायोड के लिए जंक्शन को पार करने वाले अल्पसंख्यक वाहक यानी माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं उनकी संख्या किस पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन थे, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज, ऑप्शन बी था पोटेंशियल वेरियर, और ऑप्शन सी था रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और ऑप्शन डी था नॉन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यानी उनके जोड़ों के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस की जाएगी उस पर डिपेंड करती है माइनॉरिटी कैरियर की संख्या। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, संधारित्र यानी कैपेसिटर बनाने के लिए डैश वाला पैरा विद्युत यानी डाइलेक्ट्रिकल पदार्थ होना उत्तम होता है। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए हाई परमेबिलिटी, ऑप्शन बी लो परमेबिलिटी, ऑप्शन सी था परमेबिलिटी सेम एज दैट ऑफ एयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उच्च विद्युतशीलता या फिर हाई परमेबिलिटी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, चल लोह एमीटर यानी मूविंग आयरन एमीटर में आवृत्ति त्रुटियां फ्रीक्वेंसी एरर के लिए इनके द्वारा प्रतिकारित या फिर कंपनसेट कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, मूविंग आयरन एमीटर में होने वाली फ्रीक्वेंसी एरर को किसके द्वारा कंपनसेट किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है शंट प्रतिरोध, ऑप्शन बी है सीरीज प्रेरकत्व, ऑप्शन सी है शंट धारिता यानी शंट कैपेसिटेंस, और ऑप्शन डी है सीरीज रेजिस्टेंस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शंट कैपेसिटेंस के द्वारा जो मूविंग आयरन एमीटर होता है उसमें होने वाले फ्रीक्वेंसी एरर को कंपनसेट या फिर कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, जब आवृत्ति घटती है यानी जब फ्रीक्वेंसी घटती है तब समांतर यानी पैरेलल आरएल परिपथ में
इम्पीडेंस क्या होगी। यानी मान लो एक आरएल परिपथ है, उसमें अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो टोटल जो इम्पीडेंस होगी, प्रतिबाधा होगी, उस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। अगर यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी कम होती तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो भी कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारी इम्पीडेंस भी कम होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 है, डीसी मोटर का आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण प्रदान करता है। तो ये जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ये बेसिकली डीसी मोटर का एक कंट्रोलिंग मेथड में आता है। तो इसका जो काम होता है, ये नियत बल घूर्ण चालन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नियत बल घूर्ण चालन। उसके बाद जो हमारा हिमाचल जी के स्टार्ट हो गया है, इसको हम छोड़ने वाले हैं। पहले हम इलेक्ट्रिकल के जो टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं उनको देखने वाले हैं। तो ठीक है, जी के और रीजनिंग इंग्लिश हिंदी छोड़ने के बाद जो हमारे फिर से इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन हैं वो 112 से शुरू होते हैं। तो हमारा 112वां क्वेश्चन है, भूमिगत केबलों में जोड़ा बनाने के लिए तप्त ढलाई यौगिक के रूप में किस विद्युत रोधी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो हमारी अंडरग्राउंड केबल होती है भूमि के अंदर से, ज़मीन के अंदर से, उनमें हम जो जोड़ लगाने के लिए किस विद्युत रोधी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिटुमिन का हम इस्तेमाल करते हैं, बिटुमिन यौगिक। ये एक हमारा इंसुलेटर मटेरियल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, यदि डीसी मोटर के क्षेत्र धारा कम होती है तो मोटर की गति क्या होगी। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी डीसी शंट मोटर की फील्ड करंट को कम करते हैं, फील्ड करंट कम होने के कारण हमारा जो फील्ड फ्लक्स होता है वो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा बैक ईएमएफ बढ़ता है। और बैक ईएमएफ बढ़ने के कारण मोटर की जो स्पीड होती है वो भी बढ़ती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोटर की स्पीड बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भंवर धारा यानी एडी करंट लॉस किस पे निर्भर करते हैं। ऑप्शन है आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, फ्लक्स डेंसिटी और थिकनेस यानी मोटाई। तो जो हमारा एडी करंट लॉस होता है ये इन सब पे डिपेंड करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी पे एडी करंट डिपेंड करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।